वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जो 70th बीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 20 लेक्चर किए हैं। तो जो लोग नए हैं पहले 1 से 20 देखें, देन फिर आप आज का जो लेक्चर है वो देखें। 21वां लेक्चर आज है और इस 21वें लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं वो है 66 बीपीएससी की जो री एग्ज़ाम हुई थी, 66 बीपीएससी की री एग्ज़ाम हुई थी उसकी पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहला जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो 1887 में मद्रास सेशन में, ईस्वी याद रखेंगे, प्लेस याद रखेंगे और नाम याद रखेंगे, बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। तैयबजी जो थे वो आपको प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो आपको 1896 में थे, कलकत्ता सेशन में, और इनका नाम था रहीमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है सो 1923 के दिल्ली सेशन में रहे थे और 1940 से 46 तक, है ना, लगातार रहे थे। ठीक है ना, तो रामगढ़ में। क्लियर? तो ये आपका आंसर सेकंड जो मुस्लिम प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो है रहीमतुल्लाह महमूद सयानी। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी 1946 को कुछ हुआ था क्या? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 50 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। तो हर डेट जितनी भी इसमें दी हुई ऑप्शन में उसके हम लोग, तो फर्स्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो जितनी भी डेट इसमें दी हुई है उसकी हमने सिग्निफिकेंस आपको बता दी। नाउ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट कौन देता है, ये आपसे पूछ रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की अगर हम संविधान के अनुच्छेद 54 में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का होती है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में होती हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है ना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है ना। और स्टेट में आपको एनसीटी दिल्ली भी आती है और पुडुचेरी भी आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन से आ जाएंगे? ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द आंसर। ठीक है ना, स्टेट में आपको जहाँ पे यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे लेजिस्लेचर है वो भी कंसीडर हो जाएगा। जैसे अभी अगर जम्मू कश्मीर का भी है तो नेक्स्ट ईयर वो भी कंसीडर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट कंस्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 110 में मनी बिल क्या होता है वो आपको है। तो कोई भी इम्पोजिशन हो या अल्टरेशन या रेगुलेशन ऑफ टैक्स होगा, ये मनी बिल होता है। ठीक है, इम्पोजिशन हो, एबोलिशन हो, है ना, एबोलिशन हो, रिमिशन हो, है ना, किसी भी अल्टरेशन हो या रेगुलेशन हो, कोई भी चीज़ होगा, चाहे इम्पोजिशन हो, एबोलिशन हो, रिमिशन हो, अल्टरेशन हो या रेगुलेशन ऑफ टैक्स जो होगा, इट कम्स अंडर द मनी बिल। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, मनी की बोरोइंग जो होगा, या अगर मान लीजिए द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट, है ना, तो वो आपको जो है सो ये भी आपको मनी बिल में आती है। देन द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसके बाद इसमें अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी बात होती है ना। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे चार्ज होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना। दीज आर द सब क्लॉज ऑफ द आर्टिकल 1110। तो इनमें से मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर होगा। अब अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं मनी बिल में इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी, custody of the consolidated fund of or the contingency fund of India, the payment of monies into और withdrawal of money of any इस फंड से
पैसा को निकालना, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट ऑल, ठीक है ना, सो कम्स अंडर द आर्टिकल 1110। तो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुई थी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वो किस इशू से रिलेटेड है। तो इंदिरा साहनी जो केस हुई थी वो 1992 में हुई थी। ये यहाँ पे जो ओबीसी की जो रिजर्वेशन है, जो 27% कोटा रिजर्वेशन में दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सही है, बट इन्होंने और जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए उस समय जो दिया गया था कि 10% रिजर्व करने के लिए, तो उसको उन्होंने इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए, है ना, हायर कास्ट में से, तो उसको हटा दिया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो मेनली जो बोला था, तो सो रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, इस पे था। और यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट आई थी क्रीमी लेयर की। बोला कि 27% जो रिजर्वेशन है वो तो सही है, बट दैट अ कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रीमी लेयर, इसमें आपको इंदिरा साहनी केस में आया था। एंड यहाँ पे ये भी था कि कंबाइंड जो रिजर्वेशन होगा 50% का से पार नहीं करेगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि टू बी रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन इंडिया, अगर किसी पार्टी को कितना % वोट चाहिए प्रीवियस इलेक्शन में नेशनल पार्टी के लिए। तो देखिए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी दोनों हमने आपको बताई थी, है ना। सो 10% तो आप लोगों को याद होगा कि 10% तो कहीं पे भी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। 15% भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा भी नहीं वैसे, है ना। तो इसमें क्या होगा, तो नेशनल पार्टी के लिए अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट होनी चाहिए, जितना भी होगा 4 या उससे अधिक स्टेट में। सो एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट। कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। सो उसको मिल जाएगी नेशनल पार्टी की स्टेटस। या आपको 4 स्टेट में, ओके, इसमें क्या है, 4 और मोर स्टेट्स में 6% का, ठीक है ना। अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा और असेंबली एडिशन, और इसके साथ 4 सीट भी चाहिए। तो ये चीज़ें इसमें मेंशन नहीं किया है, इसलिए कोई भी आंसर इसमें नहीं होगा। सो व्हेन आप नेशनल स्टेटस चाहिए तो 6% वोट 4 या मोर स्टेट में लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में चाहिए, और कम से कम 4 मेंबर लोकसभा का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि कम से कम 2% लोकसभा की टोटल सीट का, है ना, और 3 स्टेट से, एक ही स्टेट से 2% नहीं, टोटल लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसके 2% सीट अगर आ जाए और 3 स्टेट में कम से कम बने तो आपको बन जाएगा। और चौथा है कि अगर ये 4 स्टेट में स्टेट पार्टी होगा तो बनेगा। तो नेशनल पार्टी का समझिए 6% वोट इन 4 स्टेट, 4 और मोर स्टेट। पहला हो गया कि 6% वोट होगा, जितना भी वोट पोल्ड होगा उसका 6% मिले, और इसके साथ साथ 4 लोकसभा मेंबर। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि 2% सीट, लोकसभा में 2% सीट इन, बट वो होने चाहिए 3 स्टेट से 2% सीट, एक ही हो, एक में ज़्यादा हो बाकी में एक हो, बट 3 स्टेट से होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि किसी भी 4 स्टेट में आपको स्टेट पार्टी हो, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया है, आसान से याद रख लीजिए। जब स्टेट की बात करेंगे तो 6% ऑफ वोट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट, 6% एंड 2 सीट, 6% और 2 सीट, जैसे 6% और 4 सीट है ना, यहाँ पे 6% और 2 सीट्स है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड एटलीस्ट 1 MP इन द लोकसभा। 6% ये कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये आपको लोकसभा में 6% एंड 1 लोकसभा का एक सीट होगा, ठीक है, एक सीट जीते, ठीक है। तीसरा, इसके बाद 3%, ठीक है ना, कम से कम वोट्स मिले, 3% वोट एंड 3 MLA, ठीक है, जैसे 2% सीट्स, ठीक है ना, और 3 स्टेट है। चौथा है इसमें कि द पार्टी हैज़ एटलीस्ट 1 लोकसभा मेंबर फॉर एवरी 25 असेंबली मेंबर और एनी फ्रैक्शन देयरऑफ अलॉटेड टू द स्टेट। 25 असेंबली मेंबर पे 1 लोकसभा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि 8% की वोट अगर वैलिड वोट पोल स्टेट प्रीवियस इलेक्शन लोकसभा में या असेंबली स्टेट में, तो भी उसको स्टेट टैग मिल जाएगी। मुझे लगता है कि नेशनल वाला याद रखिए, थोड़ा बहुत स्टेट वाला भी देख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, नो नीड टू रिमेंबर मच मोर। व्हाट इज द कट मोशन? कट मोशन क्या होता है? लोकसभा में कट मोशन पास की जाती है, और लोकसभा में एक कट मोशन, एक स्पेशल पावर जो है सो लोकसभा के मेंबर को दिया गया है
कि उसमें क्या है कि कोई भी जो स्पेसिफिक एलोकेशन गवर्नमेंट बोलती है फाइनेंस बिल में, है ना, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, तो उसमें बोलती है कि उस पर डिस्कस हो सकता है ना, और उस डिमांड को अपोज किया जा सकता है, दैट इज द कट मोशन। नाउ ये मोशन अगर अडॉप्ट हो जाता है तो ये नॉन कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस वोट की आपको हो जाती है, और गवर्नमेंट अगर इसको नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट को जो है सो रिजाइन करना पड़ता है। सो कट मोशन में गवर्नमेंट रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए जो भी प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया है उसको रिड्यूस करने के लिए कट मोशन आती है, और अगर ये पास कर गया दैट्स मीन्स इट्स इक्विवेलेंट टू द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। और नॉन कॉन्फिडेंस अगर ये पास हो गया दैट मीन्स कि स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब कि आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अब एक चीज़ आप समझिए, और भी कुछ मोशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि होते हैं पॉलिसी कट मोशन। क्या होते हैं, पॉलिसी कट मोशन। ना पॉलिसी कट मोशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है ना, अब उसके लिए कुछ पैसे डिमांड की जा रही है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रिपल करने के लिए आपको ये मूव किया जाता है, और उसमें जैसे कोई पॉलिसी लाएं कि इस पॉलिसी में हमें इतना पैसा है, तो उसको पॉलिसी नहीं अच्छी लगी तो उस पॉलिसी में क्या करेंगे कि जो डिमांड किया गया है उसको पॉलिसी कट मोशन लाएंगे। तो ये अगर पास हो गया इसका मतलब दे आर कि उसमें से घटेगा ₹1 ही घटेगा, रिड्यूस ₹1, तो बोलिए ₹1 घटा के क्या होगा, उसमें से ₹1 का डिमांड कम करेंगे, है ना, कितना डिमांड है उसमें ₹1, बिकॉज दिस इज जस्ट सिंबलाइज कि भैया आपकी जो पॉलिसी मुझे पसंद नहीं है। देन इकोनॉमी कट मोशन है ये, ठीक है ना, जो भी कोई लगता है कि अगर महंगा है तो ये मूव किया जाता है कि डिमांड को इतने अमाउंट से, कि ये मान लीजिए कि 500 की चीज़ है, आपने इसको 1000 लिखा है तो इस इतने अमाउंट से इसको घटाइए, इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट मोशन। एक टोकन कट है, पॉलिसी कट में ₹1 और टोकन कट में ये आपको ₹100 कम करते हैं कि भैया इसमें इतना, ये कोई अगर स्पेशल ग्रीवांस है तो उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट को कट किया जाता है। और ये सारे जितने भी हैं, चाहे पॉलिसी कट मोशन है, इकोनॉमी कट मोशन है, टोकन कट मोशन है या कट मोशन है, ऑल कम्स अंडर द, ये मूव्ड इन ओनली इन द लोकसभा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 44 में क्या है, 50 से क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जो बात की गई है वो कहाँ पे बात की गई है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, वो 48 में की गई है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्टिकल 50 में की गई है, और प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस जो है सो आर्टिकल 51 में की गई है। आंसर आपको यही होगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए कौन कौन से आर्टिकल है और किससे रिलेटेड है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द काउंसिल मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। पहले क्या होता था कि लोगों को खुश रखने के लिए नंबर ऑफ मिनिस्टर कितना ही बना देते थे, तो गवर्नमेंट ने ये रूल्स लाया कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, टोटल मेंबर जो लोकसभा के होंगे उसके मात्र 15% ही हो सकते हैं, टोटल 15% ही हो सकते हैं। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, तो ये आए थे आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आए थे। किसमें आए थे, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लाया गया था। इसमें आपको 15% लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आपको 15% की साइज किया गया था, ठीक है, 91st में। अब 90वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या आया था, है ना, ये बोडोलैंड टेरिटरी एरिया की असम से रिलेटेड है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया था, ये ओबीसी को गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देने के लिए, तो दैट मे बी इम्पोर्टेंट। इसमें ओबीसी को रिजर्वेशन इन द प्राइवेट एजुकेशनल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो 15 आर्टिकल 15 को अमेंड किया गया था। और 95 में एंग्लो इंडियन मेंबर्स को पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में अगले 10 साल के लिए, और है ना, मतलब 2010 में आया था ये, तो 2020 तक के लिए, है ना, तो 2020 तक के लिए था, अब तो इसको हटा दिया गया है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट। तो हम 91st का याद रखेंगे कि 15% का ये कैप लगाया था नंबर ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और इसके बाद हम लोग ये असम वाला याद नहीं रखें, 93rd याद रख सकते हैं कि ओबीसी को एजुकेशनल और इस इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में रिजर्वेशन की बात की गई है। दोनों, बस 2 याद रखेंगे इसमें, और कुछ नहीं याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि CH हनुमंता राव कमीशन कब बनाया गया था, GV राव कब बनाई गई थी। तो ये सब पंचायती राज कमेटी हैं जो, तो पंचायती राज कमेटी में अगर आप याद रखिए तो याद रखिए पहला जो कमेटी बनी थी वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसमें पहले ये आप CDP भी याद रखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब हुई थी, 1952 में। फिर नेशनल सोशल एक्सचेंज है, देख लेना आप एक बार, सोशल एक्सचेंज है आई थिंक 1953 में है।
बलवंत राय मेहता कमेटी जो है सो 1957 में आई थी। इसके बाद अशोक मेहता कमेटी जो है सो 77-78 में आई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं। देन CH हनुमंता राव कमेटी जो आई थी वो 1983 में आई थी। और देन GB के राव आई थी, वो 1985 में आई थी। LM सिंघवी जो आई थी वो 1986 में आई थी। और ठंगन कमेटी जो आई थी वो 1988 में। तो आप पूरा याद रखेंगे, CDP से NSE, बलवंत राय, देन अशोक मेहता, CH एंड देन GB के राव, LM सिंघवी और ठंगन। तो अगर आप इसमें देखेंगे सिर्फ A B में उल्टा है, बाकी उसके बाद C, फिर G, फिर L, फिर T। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल भी याद आप रख सकते हो इसमें। नाउ CH के हनुमंता राव कब आया था? CH के हनुमंता राव कब आया था देख लीजिए आप, 1983 में। वो 83, 84 थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। GB के राव कब आई थी? GB के राव जो आई थी 1985 में। GB के राव 1985 में, GB के राव आपको 1985 में सही है। अशोक मेहता जो है सो आपको आई थी 77-78 में, तो ये भी सही है। LM सिंघवी जो आई थी वो 86 में आई थी। और बलवंत राय जो है सो 1957 में आया था। सो दिस इज द आंसर। ये 2 टीयर की बात किया था, ये 3 टीयर की बात किया था। तो अभी हमारा जो है वो 3 टीयर सिस्टम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से GDP कैलकुलेशन करने का मेथड नहीं है। तो GDP कैलकुलेशन करने के 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा है। 1 इज़ द आउटपुट मेथड। क्या पढ़ा है? 1 इज़ द आउटपुट मेथड। इसके बाद हमने पढ़ा है 1 इज़ द इनकम मेथड। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट, मतलब ये आउटपुट मेथड इसको भी बोलते हैं। तो ये 3 मेथड हमने पढ़ा है। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जैसे इनकम मेथड में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। ठीक है, तो अब जैसे इनकम में इनकम ऑफ लेबर, वेज, सैलरी, प्राइवेट सेक्टर की जो बिजनेस की प्रॉफिट्स है, रेंट इनकम, ये सब इसको ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से GDP कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दूसरा, क्योंकि प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर लिए, इनकम लेबर वगैरह की वेजेस कर लिए, और लैंड के ओनरशिप की रेंट अगर कैलकुलेट कर लिए, तो GDP पूरी कैलकुलेट हो जाती है। 1 इज़ द एक्सपेंडिचर, कि आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड करती है और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, ये सबको अगर कर लिए ऐड, तो वो आपको GDP पता चल जाएगा। और द 4th वन इज़ द वैल्यू एडेड, है ना। हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस में जो वैल्यू एडिशन कितना होता है, वो इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। सो दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ GDP कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशन रिलीज डाटा ऑफ नेशनल इनकम पे डाटा कौन निकालता है? क्या वो NSSO निकालता है, नीति आयोग निकालता है, CSO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? आसान सा क्वेश्चन है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होती है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में पार्ट में आता है। और जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इंडिया में होती है, जो स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है, सब ऑल जो आता है ये CSO के आता है, जो कि अंदर किसके अंदर है? MOSPI, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आयुष्मान सहकार स्कीम के बारे में क्या सही नहीं है ना। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर्स ने ये आपको आयुष्मान सहकार लॉन्च किया है। इसमें क्या करना है, जो सहकार का मतलब समझेंगे कोऑपरेटिव्स, है ना। कोऑपरेटिव्स को, कोऑपरेटिव में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो के लिए असिस्ट करने के लिए ये लाया गया है। सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च दिस, गलत। इट इज़ ए स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बनाने में कोऑपरेटिव को हेल्प करेगा। इट स्पेशली कवर्स एस्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, रिपेयर्स, रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंदर में आती है। नॉट पूछा है, समझ में आ गया। इन विच बजट द कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है सो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है सो 2013-14 के बजट में इंट्रोड्यूस किया था। नाउ व्हाट इज द कमोडिटी ट्रांजेक्शन? जैसे मान लीजिए कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है ना। सो अगर कोई भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स को, है ना, तो आपको जो अगर सेल करते हो, ठीक है ना, तो उसमें आपको टैक्स लगता है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर। और ये जो होता है नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी पर, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, है ना, गैस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, निकेल हो गया, ये सब चीज़ों पे हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये तो हम लोग याद नहीं ही रखें, हम लोग याद रखते हैं
कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है इसके 3 डायमेंशन होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स। 5 इंडिकेटर होते हैं, 4 इंडिकेटर होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन में 2 होते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जीएनआई पर कैपिटा ये आपको जीएनआई इंडेक्स में है। तो इसमें आपको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, नॉलेज और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये कभी कभी यही 3 ऑप्शन देते हैं कि इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। ये आपको इसमें जो है सो अगर हम 2023-24 की बात करें तो पहले तो है कि एचडीआई जो रिलीज करती है वो कौन करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया की रैंक 134 है, 193 कंट्री में इंडिया की रैंक 134 है 2023-24 में। स्विट्जरलैंड टॉप किया है, चाइना का 75वां है, ब्राज़ील का 89 है और साउथ अफ्रीका 110 है। ये मैंने इसलिए दिया है बिकॉज आपसे जो रिलेशन पूछ रहा है वो चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील पूछ रहा है। ठीक है, अगला है कि जेंडर बजटिंग इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है। तो व्हाट इज द जेंडर बजट। तो पहले तो याद रखिए कि जेंडर बजट जो यूनियन बजट 2005-06 में जेंडर बजट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जितनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके अनुसार से जेंडर बजट जो है सो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो स्कीम के लिए जो सिर्फ विमेन के लिए है ना, तो वो बजट प्रोविजन जो उसके लिए जो स्कीम ओनली फॉर द बेनिफिटिंग ऑफ द विमेन, तो हर डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें आप सिर्फ विमेन के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, उसके अनुसार से निकाली जाती है मतलब जेंडर बजट। तो ये कब से स्टार्ट की गई थी, 2005-06 में। पीएम केयर फंड्स के बारे में क्या सही नहीं है। पीएम केयर फंड्स जो है वो आपको बनाया गया था 2020 में, 28 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन पीएम केयर्स फंड बनाई गई थी और कोविड-19 पैंडेमिक आई थी उस कारण से, और इसको एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सो ये आपको रजिस्टर्ड था और इसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन पीएम केयर्स फंड। इसके बाद इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भी आपको एक्स ऑफिशियल ट्रस्टी होते थे। तो ये चेयरमैन हो गए, डिफेंस, होम अफेयर्स और फाइनेंस जो है सो ट्रस्टी होते थे। और इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से था कि आपको जो देना है दीजिए, है ना, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर सकते हैं। इसमें बजट का कोई सपोर्ट नहीं था। सो इट डज नॉट गेट एनी बजटरी, बजट से इसमें कुछ भी पैसा नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसमें 80G के तहत आपको जो है सो 100% एग्जेम्पशन भी है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें CSR से भी आप इसमें डाल सकते हो कंपनीज एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनी पर्सन अपॉइंटेड ए ट्रस्टी शैल एक्ट इन ए प्रो बोनो कैपेसिटी, पहला है। दूसरा है द फंड कंसिस्ट इंटायरली ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है, तो बी एकदम सही है। सी है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिस इज डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन एंड टू प्रोवाइड रिलीफ, बिल्कुल सही है, और बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता है। सो मोर देन वन ऑफ द एबव सही है, सो नॉट करेक्ट, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ट्रस्टी नियुक्त होते हैं ना, उसकी कोई पैसे, उसकी कोई सैलरी वगैरह नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, है ना, ऑफ राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन में, तो राइस प्रोडक्शन में अभी का देख लेते हैं स्थिति। ठीक है, राइस प्रोडक्शन में देख लेते हैं। राइस में टॉप 3 में कौन कौन से हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। रट्टा मार लेंगे आप, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो अगर आपसे पूछेगा कि बढ़ते क्रम घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तेलंगाना राइस में। 2023-24 की डाटा दिखा रहा हूँ। व्हीट में कौन है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, देन मध्य प्रदेश, देन पंजाब। मक्का में, मेज में कर्नाटका, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। और बस शुगर केन में उत्तर प्रदेश है, कॉटन में गुजरात है, जूट में वेस्ट बंगाल है। ये आप एक बार देख सकते हैं, दिस इज द डाटा। अगला हमारा क्वेश्चन है लोअरिंग द कैश रिजर्व, CRR को कम करना है, CRR कम करना है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कि एक सेकेंड के लिए कि 100 रुपये में आप 4% CRR है, तो 4% CRR अगर आप जाके RBI को जमा करते हैं, CRR क्या होता है कि बैंक RBI के पास में जमा करती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या है कि 4% है। अगर मान लीजिए तो 96 रुपया, हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपये में 4 रुपया अगर RBI के पास जमा कर दिया बैंक, तो 96 रुपया बैंक के पास में है, जो बैंक आपको लोन दे सकती है, कोई काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास में बहुत पैसा हो गया, मार्केट में बहुत पैसा है, तो
आरबीआई क्या चाहेगी, दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई चाहेगी कि हमको मार्केट में कम पैसा देना है, तो मार्केट में कम पैसा देना है तो हम बैंक के पास कम पैसा छोड़ेंगे, तो बैंक के पास कम पैसा छोड़ेंगे तो जस्ट इंक्रीज अगर कर देते हैं, इसको इंक्रीज अगर कर देंगे, ठीक है, तो अब हमारे बैंक के पास में मात्र 95 रुपया बचेगा जो कि वो लोन दे सकता है, क्योंकि 5% हमने आरबीआई के पास रखवा दिया, ठीक है। एक ये केस हो सकती है, दूसरी केस हो सकती है, तो पहला केस तो ये हो गया, तो इससे क्या होगा, 95 रुपया ही है तो मार्केट में मनी की सप्लाई जो है सो कम हो जाएगी, क्योंकि लोन के लिए बैंक के पास में कम पैसा है, ठीक है। अब ये 100 पे बात कर रहे हैं, करोड़ों अरबों पे बात कीजिए तब समझ में आएगा, है ना। दूसरा होता है कि आरबीआई को लग रहा है कि बहुत स्थिति खराब हो गई, तो ये इन्फ्लेशन हो रही है, मार्केट में मनी ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग ये अपना सकते हैं। अब क्या है कि मार्केट में बड़ी स्थिति खराब है, पैसे नहीं लोगों के पास में, तो आरबीआई क्या चाहेगा कि काम करते हैं, हम जो है सो जो 4 है उसको 3 कर देते हैं, सो दैट कि बैंक के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक जो है सो लोन ज़्यादा देगा, तो बैंक लोन ज़्यादा देगा तो लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होगा। नाउ देख लीजिए अब क्या करते हैं, इसमें समझ में आ गया मुझे लगता है। सीआरआर क्या होता है सो भी पता है, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक में रखनी पड़ती है। अब क्या है, बैंक्स विल हैव हायर लिवरेज टू लिक्विडिटी और द इकोनॉमी में सी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग तो अब क्या करें, लोअरिंग कैश, मतलब कुछ पूछ रहा है ये, तो इसमें अगर पूछ रहा है लोअरिंग रिजर्व, ठीक है, तो अब क्या हो गया, द इकोनॉमी में कौन सी सही है, ठीक है ना, द इकोनॉमी में सी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। क्यों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, बिकॉज हम लोन ज़्यादा दे रहे हैं, तो कैपिटल लोन जो लेंगे तो कैपिटल पे भी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो अगर हम लोअर कर दिए तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा बैंक के पास में, बैंक ज़्यादा लोन देगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, करेंसी की सप्लाई जो है सो बढ़ेगा, तो बिल्कुल लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, लोन बढ़ेगा तो करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना। रियल इन्वेस्टेड रेट में डिक्लाइन, रियल इन्वेस्टमेंट रेट जो होगा वो डिक्लाइन कर सकता है, और बैंक विल हैव हायर लेवरेज टू लिक्विडिटी, ठीक है ना, बैंक के पास में ज़्यादा पैसा हो जाएगा आपको लोन देने के लिए, ठीक है ना, और लिक्विडिटी भी जो है सो आपको हायर लिक्विडिटी पे आ जाएगी। सो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपको सारे सही हैं, एंड डेफिनेटली जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है तो रियल इन्वेस्टमेंट रेट जो होती है वो आपको कम होती है। ज़्यादा पैसा का मतलब इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया तो रियल इन्वेस्टमेंट रेट जो है सो डिक्लाइन हो जाता है। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन से कैसे डिक्लाइन होता है पता है आपको, आज आप 100 रुपया किसी को दे रहे हो, मान लीजिए 100 रुपये में 4 kg चीनी आप खरीद रहे हो, ठीक है, आपको ये 4 साल के बाद आपको, ठीक है, मान लेते हैं 5 kg चीनी खरीद रहा है 100 रुपये में, 4 साल के बाद ये आपको 120 रुपये दे दिया इंटरेस्ट के साथ में, और उस समय इन्फ्लेशन इतना बढ़ गई है कि 120 रुपया में आप 5 kg चीनी नहीं खरीद पा रहे हो, चीनी हो गया 30 रुपये, तो 4 kg ही खरीद रहे हो ना। देखो कि आपको पैसे तो ज़्यादा मिल गए बट नुकसान हो गए, यहाँ पे तो आपको बढ़ा के पैसा दिया गया है इंटरेस्ट, बट ये आपको नुकसान हो गया, बिकॉज एट दैट टाइम आपकी जो पावर थी वो 5 kg चीनी खरीद सकते थे, मात्र 4 kg खरीद रहे हैं सेम पैसा में, तो ये नुकसान हो गया। तो इन्वेस्टमेंट रेट नुकसान होता है अगर इन्फ्लेशन होती है तो, और इन्फ्लेशन कब होता है, जब मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सीआर डिक्रीज करने से मनी की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो ये चारों के चारों आंसर है, होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से रिपीट कर लेना। अभी पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितनी है, तो ये हमेशा महीने में रिजल्ट जो चेंज आती थी, सितंबर में आपको 68924 था, अभी 7 लाख मिलियन डॉलर, अगर मिलियन यूएस डॉलर है तो 7 लाख मिलियन यूएस डॉलर में आपको, और अगर ऐसे कहोगे तो 700 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, और इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व रखने वाला कंट्री बन गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये डाटा सब नहीं है, आप 700 बिलियन से भी ऊपर इंडिया का चला गया है। अगला है कि 15वें फाइनेंस कमीशन में, है ना, सेंट्रल टैक्सेज में डिविजिबल पूल में बिहार का कितना परसेंटेज है, तो ये आपको बिहार का परसेंटेज है 10.06%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार इकोनॉमी एट कांस्टेंट प्राइस 2018-19। तो हम 2018-19 के क्यों याद रखेंगे, हम लोग इसमें याद ये रखेंगे कि 2018-19 में आपको कांस्टेंट प्राइस पे क्या था वो याद नहीं रखते हैं, हम लोग देख लेते हैं। जीएसडीपी में अगर 2021-22 की बात करें तो यहाँ पे 2021-22 की बात करें तो 2021-22 की बात करें तो ये 11% की है,
ठीक है ना। 20-21 में तो -3.2% है, ठीक है, पूरा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। सर्विसेज में 13.3 है, मैन्युफैक्चरिंग में 3.8% है और 9.6%। फिर नेक्स्ट अगर 22-23 की डाटा आ जाएगी तो विल रिमेंबर दैट डाटा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ बिहार स्टेट 2017-18 में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था, ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम 2021-22 का बात करें, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो था 26%, मैन्युफैक्चरिंग का 15% और 59% जो है सो सर्विस सेक्टर का बिहार एट करेंट प्राइस आपको था, ठीक है। 26, 15, 59। व्हाट वाज द पावर कैपेसिटी बिहार में 2019 तक में, क्या पावर कैपेसिटी था? 2005 में जो बिहार की जो पावर कंजम्पशन था वो 700 मेगावाट था, ठीक है। अभी अगर बात करें 2020-21 में ये 5932 मेगावाट है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर जब ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, अगर आपको 2020-21 की डाटा याद है तो अगर नई डाटा आपको मिल जा रही है 22-23 को तो उसको अपडेट कर लीजिए, और अगर आपको नहीं मिलती है तो इसमें जब ऑप्शंस अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इंक्रीज कर लेना। 59 है तो उससे ज़्यादा होगा, है ना, 22-23 में। क्लियर, गेस कर लेना। बिहार को 2017 में कृषि कर्मण अवार्ड, ये हमने बात कर लिया है कि बिहार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि कर्मण अवार्ड, है ना। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन करती है या इनोवेशन वगैरह या यील्ड को इम्प्रूव करने में जो हेल्प करती है उसको प्राइज देती है। बिहार को अभी तक 5 बार मिला है, ठीक है ना, 5 बार मिला है। उसमें किसके 2011-12 में मिला है, 12-13 में मिला है, 15-16 में मिला है, 16-17 में मिला है और 17-18 में मिला है, ठीक है। 11-12 में राइस के लिए मिला है, 12-13 में वीट के लिए मिला है, इसमें आपको मेज के लिए मिला है, दोनों में मेज के लिए मिला है, और 17-18 में वीट के लिए मिला है, ठीक है। 5 बार अभी तक मिला है, अभी रिसेंट में नहीं मिला है। अगला है 1902 में लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स थे। तो यूनिवर्सिटी कमीशन लॉर्ड बनाया था किसने, ये आपको समझ में आ गया, लॉर्ड कर्जन ने, और इसमें 2 मेंबर थे, ठीक है ना। कौन कौन से मेंबर थे? एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी जी थे, ये 2 लोग थे, है ना। अब एक चीज़ और याद रखेंगे इसमें, 2 इंडियन मेंबर्स हु वेर देयर, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, इसको रिले कमीशन बोलते हैं, रिले कमीशन, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी कमीशन जो बनी थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब एंटर किए थे, ठीक है ना। 22 कोई बोलता है, कोई 23 बोलता है, सम प्लेसेज इट इज रिटन दैट 22 अप्रैल को 1858 को, कुछ लोग बोलते हैं 23 को, है ना। तो 23 को हम लोग सही मान करके सॉल्व करते हैं कि 23 अप्रैल को 1858 को ये आपको अपने प्लेस पे रिटर्न किए थे, और 26 अप्रैल 1858 को ये इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा कहाँ फाउंड किया गया था और किसके बाद द्वारा? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में फाउंड किया गया था, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, और एस.एच. चिपलुंकर भी थे, है ना, एस.एच. ये चिपलुंकर के द्वारा। तो ये आपको 1870 महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। अगला है हमारा, क्या है कि हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, पहला जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन में टोटल 72 डेलीगेट्स ही थे, ठीक है। और दांडी यात्रा वाले में कितने थे? 78 थे गांधी जी के साथ, तो ये भी याद रखना डाटा। और फर्स्ट जो कांग्रेस की सेशन हुई थी वहाँ पे 72 डेलीगेट्स थे। सेकेंड सेशन में टोटल 434 डेलीगेट्स थे, उसमें 33 जो है सो मुस्लिम लोग थे, ठीक है। यही आपसे पूछ रहा है कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 33, टोटल 434 था, उसमें 33 मुस्लिम थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द चंपारण मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? तो 3 कठिया सिस्टम आप लोगों को पता है कि फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था, है ना। तो वो आपको कैश क्रॉप्स के अगेंस्ट था कि इंडिगो हम
फोर्सफुली इंडिगो हम नहीं कल्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो अगेंस्ट कैश क्रॉप्स था, तो ये हम लोग का लैंड रेवेन्यू था नहीं, एंड एग्रीकल्चर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, इट्स अबाउट द इंडिगो कल्टिवेशन, तो कैश क्रॉप था। 1904 में गोल्डन लीग इस्टेब्लिश हुआ था देवघर में। तो पहले तो गोल्डन लीग कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? देवघर में। और कब हुआ था, ठीक है ना। और इसकी ऑब्जेक्टिव थी कि ब्रिटिश को बायकॉट करना है और स्वदेशी को अपनाना है। तो ये पूछ रहा है कि गोल्डन लीग जो हुई थी, है ना, ये इसका जो ये कहाँ पे हुआ था गोल्डन लीग? तो ये आपको बिहार में हुआ था, 1904 में बिहार में हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? जो हेड, मतलब इसमें जो मेंबर थे, एक दो याद रखिए, वरिन घोष जी थे, और उनके अंदर अंकल जी थे मनिंदर बसु थे, मनिंदर बसु। तो ये आप याद रख सकते हैं गोल्डन लीग, ठीक है ना। पहले बिहार झारखंड एक होता था, तो वहाँ की भी जो प्लेसेज है 1904 में, तो वो भी बिहार में ही कंसीडर होते थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाय द W.C. बनर्जी? उमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में इसमें कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये आपसे पूछ रहा है। दो ऑब्जेक्टिव इन्होंने बोला था उमेश चंद्र बनर्जी ने आपको, कि पूरे इंडिया से, जो ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से, है ना, कि ऐसा हम लोगों को सिस्टम कर देना है कि जो पूरे इंडिया में जितने भी नेशनल वर्कर्स होगा वो सब एक दूसरे को जाने, ठीक है। तो सब एक दूसरे को जाने, क्लियर। तो एक तो ये था, और दूसरा था कि ट्विन जितने भी रेशियल या रिलीजियस प्रेजुडिस है ना, और सब में नेशनल यूनिटी का, जितने भी कंट्री के लवर्स हैं उसमें सबसे यूनिटी का हो। तो सब नोन टू ईच अदर, पहला तो ये था। दूसरा था जितने भी रेशियल हो, ऑल रेशियल रिलीजियस प्रोविंशियल प्रेजुडिसेज हैं उस सबको ख़त्म करके और नेशनल यूनिटी को जगाना, है ना, कंट्री के प्रति प्यार करना। तो ये आपको to promote contact and friendship among the protectors of the interest of the country, to promote the feeling of nationalism among fellow countrymen by removing the feeling of casteism, communalism, ये भी है। to express the viewpoint of the necessary social issues with due consent of the educated class, to determine on which direction and which basis the work has to be done in the coming years of the Indian public interest. So आंसर क्या होगा? more than above। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। कब हुई थी? 1904 में। और किसने की थी? क्वेश्चन है कि अभिनव भारत सोसाइटी जो थी वो यंग इंडिया सोसाइटी, है ना, अभिनव भारत मंदिर भी बोलते हैं, ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था, और इनके ब्रदर थे गणेश दामोदर सावरकर, है ना। ये लंदन गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और, तो ये तो 1904 में हो गया, फ्री इंडिया सोसाइटी की भी गठन की थी। फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया था आपको सावरकर ने। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आप जान जाइए। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी जो थे वो 1905 में लंदन में इंडिया हाउस फाउंड किए थे। ये हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में आपको बनाया गया था, इसका आयोजन हुआ था। ये तो आज़ाद दस्ता क्या था, किसने किया था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये थे जयप्रकाश नारायण जी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, है ना, आपको एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन खोले गई थे, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन खोली गई थी, उसका नाम था आज़ाद दस्ता। कहाँ पे? बकरी का टापू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तो बिहार हेराल्ड 1872 में स्टार्ट किया गया था। तो बिहार हेराल्ड जो है सो न्यूज़पेपर है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है द बिहार हेराल्ड, और ये गुरु प्रसाद सेन जी ने ये स्टार्ट किया है 1875 में किया है। और बाद में इसका नाम 1881 में इसका नाम चेंज हो गया और नाम हो गया इंडियन क्रॉनिकल। इंडियन क्रॉनिकल ये आपको पटना से पब्लिश होती थी, ठीक है। सो पहले बाबू गुरु प्रसाद सेन, बिहार हेराल्ड 72-75 है ना, उसी के आसपास में किया था स्टार्ट, और ये बाद में इसका 1881 में नाम इंडियन क्रॉनिकल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग स्टार्टेड एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस। कब से मुस्लिम लीग जो है वार्षिक अधिवेशन शुरू किया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है पहला कन्वेंशन जो है सो 1907 में किया था, ठीक है ना। जब 1906 में आपको फाउंड किए गए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है सो ढाका में फाउंड किए गए थे, है ना, बांग्लादेश में जो अभी है। और पहला कन्वेंशन जो है सो कराची में हुआ था,
कराची में हुआ था 1907 में। तो आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग जो है सो एनुअल कन्वेंशन रेगुलर बेसिस पे कब से करने लगे, तो 1925 से रेगुलर बेसिस पे करने लगे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द, किस समय में आपको इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, है ना, आपको किसके द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, है ना, कहाँ पे, काबुल में, किसके सपोर्ट से, जर्मनी में। इतने सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। तो 1 दिसंबर 1915 को, तो 15 हो गया तो आपको समझ में आ गया कि किस समय में होगा। सो 1 दिसंबर 1915 को प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है सो बनाया गया था, है ना, काबुल अफ़गानिस्तान में, जिसमें लीडर थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और ये जो है सो पूछ रहा है कि ड्यूरिंग, ये स्वदेशी मूवमेंट नहीं होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, होम रूल मूवमेंट, ये सब जो है सो 1915 से है। तो ये हैं गदर मूवमेंट के समय में ये चीज़ें हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तेभागा मूवमेंट जो है वो 1946 में स्टार्ट हुआ है, बंगाल से हुआ है, उसके लीडर कौन थे। तो तेभागा जो है सो 46-47 में हुई है, बंगाल में हुई है। और ये ऑर्गेनाइज जो किया था वो, उसका नाम है बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा। जैसे आपने बिहार का पढ़ा है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, उसी तरह बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा के द्वारा के में कम्युनिस्ट कैडर जो था, उन्होंने तेभागा मूवमेंट स्टार्ट किया था 1946-47 में बंगाल में। उन्होंने कहा था कि जो लैंडलॉर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई किसान है ना, तो किसान किसी ज़मींदार का खेती कर रहा है, ठीक है, तो किसान खेती कर रहा है, तो बोला कि जो प्रोड्यूस होगा वो 2/3 जो है सो हम रखेंगे, 2/3 हम रखेंगे और 1/3 हम ज़मींदार को देंगे, 2/3 हम रखेंगे और 1/3 जो है सो हम जमानदार का रखेंगे, ठीक है ना। तो ये था, पहले क्या था कि आधा आधा होता था, जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें आपको आधा आधा होता था, अधियार्स बोलते थे उसको। तो ये बोला कि नहीं, 2/3 किसान रखेगा, 1/3 उसके लिए तेभागा 3 भाग में बांटने की बात हुई थी, ठीक है। तो ये आपको इसमें आपको हुई, तो बाद में 40% पे ये पूरा समझौता हुआ था। तो ये आपको है लीडरशिप किसके थे, कि लीडरशिप क्या था, बिहार प्रोविंशियली कृषक सभा। अगला क्वेश्चन है कि सो लॉन्ग एज द थर्ड पावर दैट इज इंग्लैंड इज हियर आवर कम्युनल डिफरेंसेस वुड कीप ऑन ट्रबलिंग अस, हु सेड दिस, किसने कहा था कि जब तक इंग्लैंड है हमारे यहाँ सांप्रदायिक मतभेद जो है सो हमको परेशान करते रहेंगे। ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने और वी.डी. सावरकर ने कहा था। ये आपको कहा था महात्मा गांधी। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। सो आंसर नन ऑफ द एबव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में फाउंड की गई थी, ये आपको पता है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो फाउंड की गई थी वो आपको जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण, देन आचार्य नरेंद्र देव और एक और याद नाम रखिए, राम मनोहर लोहिया के द्वारा आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुई थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अब हमारे पास में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फादर की जो एज है 3 times मोर देन हिज सन आफ्टर 8 years। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, है ना, जो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी ट्रांसलेशन का इशू है इसमें क्वेश्चन ये है कि फादर की जो एज है 3 times मोर देन हिज सन, ख़त्म, आफ्टर 8 years ही वुड बी, तो इसको आप ध्यान नहीं देना, फादर इज की एज 3 times मोर देन हिज सन आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ हिज सन्स एज आफ्टर फर्दर 7 years हाउ मेनी टाइम्स। ये बेसिकली क्वेश्चन है कि 8 वर्ष, ठीक है ना, के बाद ये नहीं है, पिता की आयु उसके पुत्र से 3 गुना अधिक है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगा। अब ये सही हो गया, ठीक है। अगले 7 वर्षों के बाद वो अपने बेटे की उम्र का कितना गुना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, पिता की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है। चलिए हम बनाते हैं इसको। तो हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु जो है वो आबर मान लेते हैं कि x वर्ष है, ठीक है। तो फादर की आयु कितनी हो जाए, पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वो आज हो जाएगी, आप देख लीजिए, पिता की आयु उसके पुत्र से, तो पुत्र से 3 गुना अधिक है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 4x, समझ में आ गया,
ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगा। तो 8 वर्ष होगा, तो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा बताइए मुझे। 8 वर्ष बाद होगा, मतलब पिता की आयु 4x थी, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 4x + 8 हो जाएगा। उसकी 2.5 गुना, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, तो 2 × 4 = 5/2, तो 2.5 गुना किसके, पुत्र की आयु। तो पुत्र की भी तो 8 वर्ष के बाद में आयु कितनी हो जाएगी, x/8। मतलब 8 वर्ष बाद पुत्र की अभी आयु अगर x वर्ष है, पिता की 4x है, तो 8 वर्ष क्या हो जाए, 8 वर्ष बाद इसकी x + 8 हो जाएगी, इसकी 4x + 8 हो जाएगी, तो 8 वर्ष बाद इसकी 2.5 गुना हो जाती है। नाउ जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। ये 8x + 16 = 5x + 40, है ना। तो ये 8 में से 5 गया तो 3x, और ये हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू 8 हो गई। तो पुत्र की आयु 8 और पिता की आयु हो जाएगा ये आपको 32 ईयर्स। अब कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, इसके बाद फर्दर मतलब इसके बाद फिर 8 साल बाद, मतलब अगले 8 साल बाद, तो 8 वर्ष बाद फिर से, है ना, इसके बाद 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा। ओके, तो आफ्टर 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सो देखिए, तो करंट में 8 वर्ष सन की हो गई, पिता 32 हो गई, तो 8 वर्ष बाद क्या हो गया, सन की हो गई 8 8 16, और फादर की कितनी हो गई 32। यहाँ तक तो 32 8 40, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें और एक क्लॉज हो रहा है, बोला कि यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा। अगले 7 वर्ष बाद, मतलब इसके भी 8 वर्ष के बाद 7 वर्ष, तो अगले 7 वर्ष बाद क्या होगा, अगले 7 वर्ष बाद क्या होगा, तो सन की आयु क्या हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगा, और फादर की आयु क्या हो जाएगा 47 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष और बढ़ा दीजिए, है ना, अगले 7 वर्ष बाद। तो अब पूछ रहा है कि फादर की जो एज है वो बेटे की उम्र के, ठीक है, अगले 7 वर्ष वह अगले 7 वर्ष के बाद वह अपने बेटे की उम्र का कितना गुना होगा। तो पिता का उम्र का 47/23 गुना सन का होगा, गुना पुत्र का। नहीं समझ में आया सर, पिता का उम्र कितना है 47, ठीक है, तो अगर पिता की उम्र 47 है तो इस दोनों में अगर हम रेशियो निकालेंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये 24 और 48 होता तो हम तो सीधे कह देते कि भाई 48/24 गुना होगा, मतलब कि 2 गुना होगा, सन से पिता की 2 गुना हो गई। बट हमारे पास तो 47 और 23 है, तो हम क्या लिखेंगे कि फादर का एज, तो अगर आप फादर की एज लिखेंगे, पिता की आयु इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं 47/23 गुने पुत्र की आयु। इसको बस फ्रैक्शन में बदलना है और कुछ नहीं। पुत्र की आयु कितनी है 23, तो 47/23 अगर करेंगे तो क्या होगा 47 ही तो होगा, वही तो हमको निकालना है। तो पूछ रहा है कि सन और फादर के कितने गुना है, तो 47/23 गुना होगा, तो आंसर क्या होगा 47/23 गुना होगा। इट्स नॉट 33, यहाँ 23 होता तो ये आंसर हो जाता। होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर से वीडियो को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है 48,000 रुपये में, कितने में 48,000 में आपको ये स्टार्ट करता है, ठीक है। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद में बी ज्वाइन कर जाता है उस पर 36,000 रुपये के साथ में, ठीक है। बी जो है सो कुछ महीने बाद, ठीक है। अब क्या है, प्रॉफिट जो होता है एंड में आपको 2:1 में, मतलब ए को 2 मिलता है पार्ट और बी को ए। तो पूछ रहा है 1 साल के बाद प्रॉफिट कितना 1 साल में होगा, तो 1 साल की बात हो रहा है। तो कितने महीने के बाद बी ज्वाइन किया था कि प्रॉफिट 2:1 में जाएगा। आराम से समझिए, मान लीजिए कि बी जो है ना, बी जो है सो वी इन्वेस्टेड फॉर 12 महीने का, तो 12 मंथ मान लीजिए कि 12 मंथ ये किया होगा ए। बी कुछ महीने बाद ज्वाइन किया, तो मान लेते हैं कि हम मात्र टी मंथ के लिए ज्वाइन किया था, टाइम टी मंथ मान लेते हैं। समझ में आ गया कि 4 मंथ 5 मंथ 3 मंथ 2 मिनट कुछ भी होगा, कि मात्र टी मंथ के लिए किया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि रेशियो प्रॉफिट कितनी होगी, सो रेशियो प्रॉफिट अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए की जो कैपिटल थी, ए की जो पूंजी थी, ठीक है, ए की जो कैपिटल थी, ए की कैपिटल और कितने टाइम के लिए किया था ये, ठीक है, कैपिटल जितने टाइम के लिए किया था वो भी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, और बी की जो कैपिटल है वो कितने टाइम के लिए है। तो ये तो रेशियो हमें प्रॉफिट का बता दिया 2:1, और ए की कैपिटल है 48,000 रुपया, और टाइम कितना है 12 महीने, और बी की कैपिटल कितनी है 36,000 रुपया,
और टाइम कितनी है टी, हमें पता ही नहीं है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 12 से 3 बार में कट गया, ये 3 से 16 बार में कट गया, ये 2 से 8 बार में कट गया। सो टी की वैल्यू जो होगी वो 8 मंथ्स हो गई। मतलब 8 मंथ के बाद, 8 महीने के बाद टोटल जो बी ने इन्वेस्टमेंट किया था वो 8 महीने के लिए किया था। मतलब कितने महीने बाद किया था? 4 महीने बाद। मतलब ए जब स्टार्ट कर लिया था उसके 4 महीने के बाद बी जो है सो 36,000 लेकर के उसमें एंट्री किया। समझ में आ गया? बी 4 महीने, क्योंकि 12 महीने टोटल होंगे ना, तो 8 महीने। हमने टी जो माना था वो ये माना था कि मान लेते हैं बी कितने दिन तक इन्वेस्ट किया, क्योंकि ए तो 12 महीने तक किया, तो बी हम लोग मान लिए थे कि टी महीने तक किया था। आसान सा क्वेश्चन था, ए इसका आंसर होगा। ये आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द हार्मोनिक मीन्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये है। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को ठीक कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है ना। सो ये क्वेश्चन है कि 4 + √5 x स्क्वायर माइनस 2 + √3 x प्लस 6 + 3√3 = 0। देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसमें अगर मान लेते हैं कि रूट जो है वो अल्फ़ा एंड बीटा है, सो रूट का समेशन जो होता है वो होता है -b/a और रूट का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 2 × रूट का प्रोडक्ट बट्टे सम। तो क्या हम लिख सकते हैं 2c/a बट्टे -b/a, ठीक है, ये होता है। तो a कैंसिल हो गया, सो कैन आई राइट -2c/b हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे ये a है, ये b है और ये c है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, तो हार्मोनिक मीन = हो गया, माइनस तो रखेंगे ही, 2 रखेंगे और c की जगह पे क्या लिखेंगे 6 + 3√3 और b की जगह पे क्या लिखेंगे, b तो ये माइनस है, -2 + √3, तो माइनस माइनस तो ये कट गया। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 6 हो गया, 2 × 3 6 और ये 2 + √3 हो गया, डिवाइड बाई 2 + √3, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया 6। तो ये आंसर क्या हो गया 6। हार्मोनिक फार्मूला का 2ab बट्टे a + b होता है, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू द फर्स्ट n टर्म, मतलब बोल रहा है कि सम ऑफ 11 टर्म का जो है 1 से लेके 11 तक का, उस सम ऑफ इक्वल डेट इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल डेट ऑफ द फर्स्ट 19 टर्म्स। ठीक है, तो द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। देखिए अगर इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, एक फॉर्मूला याद रखिए, इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, देन द सम ऑफ फर्स्ट देन द सम ऑफ m + n टर्म इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए, तो हमको क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, सम ऑफ 11 टर्म्स जो है इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स। और हम लोग देख रहे हैं कि 11 + 19 इज इक्वल टू 30 टर्म है, टोटल 30 टर्म है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 30 टर्म्स के लिए अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी आपको, क्योंकि 11 टर्म, और देखिए फर्स्ट 11 टर्म का सम 19 टर्म का, मतलब यहाँ से यहाँ निगेटिव होगी या ये निगेटिव होगा, 1 से लेकर 11 तक 19 तक, ठीक है। तो या तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या ये पॉजिटिव निगेटिव होगा, तभी ये 0 होगा। समझ गया, दो तभी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल कैसे होगा। अगर बढ़ते घर क्रम में रहेगा तो फर्स्ट 11 और फर्स्ट 19 का कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव होगा तभी ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में 11 और 19 कितनी होती है 30, और 30 टर्म्स का हमें पूछ रहा है। तो अगर यहीं पे 18 टर्म्स होता तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि m + n टर्म है, फर्स्ट m टर्म जो है तो पूछा ये फॉर्मूला में, तो आंसर जो होगा 0 होगा। ये आप याद रख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सपोज n इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n इज 2। एक नंबर है कोई भी, उसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 2 है। मतलब सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 है, उसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 1।
एक एक जीरो है तो उसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से है। अब पूछ रहा है कि n की जो वैल्यू है 10 टू द पावर 10 से लेकर के 10 टू द पावर 11 तक में है, तो n की कितने वैल्यू हो सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमें सम ऑफ डिजिट 2 करना है। इसका मतलब देखिए अगर मान लीजिए एक सेकेंड के लिए सोचिए कि अगर 100 से लेकर के n की वैल्यू 1000 के बीच में होगा, एक जीरो बढ़ रहा है तो 100 से 1000 के बीच में होगा तो क्या होगा, है ना। ये तो आपको सम 1 होता है, तो जब भी 2 1 होना चाहिए, मतलब 110 हो या 101 हो या 011 तो हो नहीं सकता है ना। तो यही चीज़ें हो सकती है, समझ में आ रहा है, 2 कॉम्बिनेशन ही बन सकती है। उसी तरह अगर हम वैल्यू ऑफ नॉक बताएंगे तो हमें क्या होना चाहिए, हमें चाहिए 2 1, वो कहीं पे भी हो। तो 10 टू दी पावर 10 का मतलब हो गया 1 पे 10 जीरो। समझिए इस चीज़ को, 2 4 6 8 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10 के पावर 11 से एक कम ही होगा क्योंकि इस दोनों के बीच में लिखा है। नाउ अब हमें क्या है कि ये जितने भी, एक तो ये फिक्स है, एक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ये एक फिक्स है, ठीक है, और एक होना चाहिए। तो ये 10 में से किसी भी एक जगह पे एक हो सकता है, आप समझ रहे हो ना। अब इसमें जो बढ़ेंगे तो इतना 1 इतना 2 ऐसे बढ़ेगा, बट हमें पूछ रहा है सम ऑफ डिजिट वो क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। इसका मतलब एक तो एक यहाँ पे है, एक कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो कितने तरीके से हो सकता है, 10 तरीके से, 10 पोजीशन हो सकता है, 10 ऐसे वैल्यू हो सकती है जिसमें सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 2 होगा। एक और कैसे होगा कि अगर इसकी जो है सो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है सो 2 हो जाए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है 200, 100 से 1000 के बीच में 200 भी तो हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे भी जो है सो या तो 2 हो जाएगा, फिर 2 0 0 तो हो ही सकता है, जैसे यहाँ पे ये तो हो ही सकता है 2 इतना। सो इन दैट केस वी कैन से दैट 2 3 सब होगा, बट हमें तो एक ये भी हो सकता है। तो 10 पॉसिबिलिटी यहाँ से आई जहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 और बाकी कोई भी डिजिट 1, और एक हो जाएगा कि फर्स्ट डिजिट जो है सो 2 होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 11। सो आंसर कितनी होगी, 11। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, आराम से समझिए इसको। 3 पर्सन है हमारा, X Y और Z, 3 लोग हैं, ठीक है, और 3 कंपनी है, WBC 3 कंपनी है, और एक कॉस्ट दिया हुआ है A 1.5 A 1.75। आपको सिर्फ ये मैं समझाना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अगर पूछे तो, ठीक है। सेम पूछेंगे नहीं, ज़्यादा इस पर PhD नहीं करना है। और हर यूनिट का प्राइस जो है सो जो W वाला बेचता है, W कंपनी उन N रुपीज़ करके बेचता है, ये P रुपीज़ करके बेचता है और R रुपीज़ करके बेचता है। X जो खर्चा करता है वो A रुपीज़, Y जो खर्चा करता है 1.5 A रुपीज़, Z जो खर्चा करता है 1.75 A रुपीज़। एग्जामिनेशन में ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। खैर, अब मान लीजिए X को कितना पैसा लगा। अब X ने क्या किया, X के लिए बात करते हैं। X ने क्या किया, X के पास में A रुपया है, और A रुपया में X ने क्या किया कि 6 यूनिट जो है W से खरीदा N रुपये, तो क्या लिखते 6N। 5 यूनिट इन्होंने B से खरीदा P रुपये, तो +5 P लिख दे, और 3 यूनिट इसने C से खरीदा R रुपीज़, तो 3R लिख दे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और ये सब इक्वल टू A क्यों लिखे हैं, क्योंकि टोटल प्राइस जो है सो A है, खत्म हो गया। Y के लिए अगर सेम चीज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.5 A इज इक्वल टू 7 यूनिट W से खरीदा N रुपीज़, 9 P रुपीज़ करके, और 5R। उसी तरह Z के लिए बात करें तो 1.75 A और 8N प्लस 11P प्लस 7R। वे हम आपको बता देते हैं, अगर यहाँ पे A नहीं रहता या यहाँ पे यूनिट दिया होता NPR की वैल्यू तो आसानी से क्वेश्चन बन सकता था। अब इसमें क्या हो गया कि अब 3 इक्वेशन हो गया, 3 वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, NPR। सो NPR का वैल्यू निकालेंगे, सर A भी तो है, A के टर्म में निकल जाएगा, A इज ए कॉन्स्टेंट, तो A के टर्म में निकल जाएगा। अगर आप इसको, हम नहीं जा रहे हैं PhD करने, तो 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है, A इज ए कॉन्स्टेंट, सो ये वेरिएबल है NPR। तो अगर इसको हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व आप करेंगे बैठ करके, वैसे ज़रूरत नहीं है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ N, P एंड R, ये आपको प्राप्त होता है। NPR का भी सेम रहता तब भी आसान से बन जाता। अब देखिए
NPR की, तो मैं जब इस वैल्यू को निकाल रहा था तो NPR की वैल्यू जो होगा A की टर्म में आएगा, तो A/12 आया, P की वैल्यू A/8 आया, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी वैल्यू आती है। हमको जो मतलब है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाई X और W का पूछ रहा है, पेड फॉर द यूनिट फ्रॉम द कंपनी W। अब समझिए इस चीज़ को। अब W कंपनी से परसेंटेज पूछ रहा है, तो W से कितना यूनिट खरीदा था, X ने W से कितना खरीदा था, 6 यूनिट, 6 इंटू N, N की वैल्यू A/12 है, तो W ने खरीदा है 6 A/12। नहीं समझ में आया ना, A/2 समझ में आया। सो कॉस्ट ऑफ W से जो खरीदा था 6 यूनिट खरीदा था, तो W को कितना पैसा दिया था X ने, A/2 रुपीज़। समझ में आ गया, A/2 रुपीज़। अब यहाँ भी क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो W की होगी डिवाइड बाई जो टोटल कॉस्ट होगी इंटू 100, क्योंकि आपसे पूछा ही है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाई X पेड फॉर द यूनिट्स फ्रॉम कंपनी। टोटल जो जितना भी पैसा पे किया है X ने, उसमें कितना पैसा W को इसने पे किया है, यही तो पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, W में A/2 पे किया है, टोटल A पे करना था इंटू 100, तो कितना आंसर हो जाएगा 50%। सो द आंसर इज 50%। मुझे लगता है इसमें और कुछ सोचने की ज़रूरत है। सो आंसर 50% है। बाकी स्टेप के क्वेश्चन आए तो सोचना, अदरवाइज टफ क्वेश्चन है ये। इस साल टफ पूछे थे, रिवीजन वाले में मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टफ पूछे थे। अगला क्वेश्चन है, अ मिल्क मैन मिक्सेज 30 लीटर्स ऑफ वाटर विथ 70 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो वाटर है, मिल्क है, 30 लीटर वाटर है और 70 लीटर मिल्क में 30 लीटर मिलाता है, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 3:7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ द मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर कितने हो गए 100 लीटर, 100 लीटर हो गई। अभी 100 लीटर में से 1/4 बेच दिया, मतलब 25 लीटर बेच दिया इन्होंने, तो बचा कितना 75 लीटर, ठीक है, ठीक है। अब 75 लीटर बचा, हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग बचा 75 लीटर, रिमेनिंग 75। अब आप एक चीज़ समझिए कि ये टोटल कितना है, 3 यूनिट वाटर और 7 यूनिट मिल्क मिक्सचर में। अभी जो 75 बचा है, समझिए इस चीज़ को, जो 75 बचा है उसमें कितना है 3 यूनिट मिल्क और 7 यूनिट ये, तो टोटल कितने मिक्सचर हो गए 10 यूनिट हो गया, ठीक है। सो 10 यूनिट इज इक्वल टू 75, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, हम X नहीं सीधे मानते हैं कि 10 यूनिट में 75 लीटर, 75 लीटर में 3 यूनिट वाटर है, 7 यूनिट मिल्क है, तो टोटल 75 में अगर एक में बात करेंगे तो 7.5, मतलब एक एक यूनिट की अगर बात करेंगे 10 यूनिट में, 10 यूनिट मिक्सचर में आपको 10 यूनिट मिक्सचर में आपको 75 लीटर है, तो एक यूनिट में कितना होगा 7.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ऐसा करते हैं इसमें कि तो वाटर कितना होगा 3 × 7.5, और ये क्योंकि 3 × 7.5 होगा और ये हो जाएगा 7 × 7.5। आप समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए 3:7 जो है ना, ये आपको 100 लीटर में है, 30 और 70 था तब, तो 75 पे तो हम निकाल ही सकते हैं ना, तो एक यूनिट पे निकाल करके इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 × 7.5, और ये होती है 22.5 और ये होती है 52.5। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ही एड्स वाटर टू रिप्लेस द क्वांटिटी दैट ही चोज, जितना बेच दिया उतना वाटर मिलाता है। कितना बेचा था 1/4, 1/4 कितना होता है 25, तो वाटर 25 मिला दिया। तो अब जो इसकी हो गई 47.5, और ये तो मिल्क तो 52.5 ही रहेगा, तो इसकी रेशियो निकाल लीजिए मिल्क और वाटर की, आंसर आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये अगर आपको काटेंगे तो 95, ये 5 से 105, तो ये 95/105 है, ये 19/95 और ये 21 टाइम है। सो आंसर जो हो जाएगा 19 वाटर और मिल्क की जो रेशियो होगी 19:21 होगी। कहाँ नहीं समझ में आया आपको, फिर से समझा दें। वाटर और मिल्क 30-70 था, 3:7 था, ठीक है। तो 30-70 ज़्यादा था तो कितना था 100 यूनिट मिल्क था, टोटल जो वॉल्यूम था वो 100 था। अब क्या किए, एक 1/4 बेच लिया, 25 हटा दीजिए, तो 100 में ये 330-70 था, तो 75 में कितना हो गया, तो वो हमने निकाला है कि 10 यूनिट 3 + 10 करके निकाला है कि 3 × 7 10 यूनिट, टोटल 75 है। 75 में 3:7 का मिक्सचर है, तो एक यूनिट में कितना होगा, ठीक है। तो 3 यूनिट में और 7 यूनिट में निकाल लिया है, एंड देन फिर उसमें वाटर का 25 ऐड कर दिया है, तो दिस विल गेट दिस आंसर। नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है, इस साल जो है सो क्वेश्चन जो है सो मैथमेटिक्स के टफ पूछे थे, है ना। एक फैक्ट्री है, अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है बट क्वेश्चन बहुत आसान है।
इन ए लॉक एंड की फैक्ट्री, एक ताला चाबी की फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन है। चलिए हम लोग बात करते हैं, एक मशीन है ए और एक मशीन है बी। तो हम बात करते हैं पहले, एक मशीन जो है वो लॉक बनाती है, सो ए जो बनाती है क्या, लॉक्स, और दूसरी मशीन जो बनाती होगी वो की बनाती होगी, ठीक है। सो वन मशीन प्रोड्यूसेज ओनली लॉक्स एट द रेट ऑफ 100 लॉक्स पर मिनट, और ये जो बनाती है 100 लॉक्स एक मिनट में कितने बनाती है, 100 लॉक बनाती है, ठीक है। एंड नीड्स टू बी क्लीन फॉर 5 मिनट्स आफ्टर, और हर बार 1000 बनाने के बाद 5 मिनट लगता है। तो 1000 बनाने में कितना, 100 लॉक्स में 10 मिनट, 100 लॉक में कितने मिनट लगते हैं, 1 मिनट। तो 1000 लॉक्स में कितने लगेंगे आप बताइए मुझे, सर 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट लॉक बनाने में लगा, और उसके बाद इसको क्लीनिंग करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तो 5 मिनट। तो इसका मतलब क्या सर, हम बोल सकते हैं कि 15 मिनट टोटल लगा बनाने में, क्योंकि साफ सफाई किए तो भी तो याद रखेंगे। सो 1000 लॉक्स बनाने में इनको लगा 15 मिनट। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई आपको इशू नहीं होगा। चलिए दूसरी आते हैं। अनदर मशीन सिर्फ की बनाता है, 75 की पर मिनट बनाता है। तो बी क्या करता है, 75 कीज पर मिनट बनाता है, और 10 मिनट 1500 की बनाने के बाद 10 मिनट का क्लीन करना पड़ता है। तो 75 की एक मिनट में, तो 20 मिनट में ये बना लेंगे 1500 की। मैथमेटिक्स इतना तो आता ही होगा आपको। और उसके बाद 10 मिनट क्लीनिंग भी लगता है, सो 10 मिनट इन क्लीनिंग, सो 30 मिनट में 1500 बनाती है, 30 मिनट में 1500 बनाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि द बोथ द मशीन स्टार्ट प्रोडक्शन एट द सेम टाइम, दोनों को शुरू कर देते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन इन मिनट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 9000 पेयर बनाना है, 9000 पेयर बनाना है। अब देखिए इसमें से कौन ज़्यादा फास्ट बनाता है। तो आप सोचिए कि इसको 9000 बनाने के लिए लॉक को 15 × 105 मिनट लगेगा, और इसको 9000 बनाने के लिए 180 मिनट लगेगा। तो ये क्या हो गया, बी जो है सो स्लो चलती है। हमको तो बनाना है, खाली हम जो है सो सिर्फ लॉक बना दे तो नहीं, हमको जितना लॉक बनाना है उतना की, तो हम की पे फोकस कर देते हैं कि 9000 की बनाने में कितना टाइम लगेगा। वाई की पे फोकस किए, क्योंकि ये 105 मिनट में ही लॉक बना देगा। तो जो स्लो है उसको हम लोग फोकस करते हैं, बिकॉज हमें पेयर ही बनाना है, खाली लॉक बना दिए और ये नहीं। तो अब हम याद करते हैं कि 9000 की बनाने में हमको कितना लगेगा, 180 मिनट लगेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर 30 मिनट लगता है 1500 में, तो 15 छक्का 90, तो 30 छक्का 180 मिनट लगेगा। अब ये जो 180 मिनट, ये तो 30 मिनट लगता है, उसमें 20 मिनट बनाने में लगता है। तो देखिए 1500 की बनाने में 30 मिनट, फिर 1500 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 बनाने में सर क्या कर रहे हैं 30 मिनट, है ना। और ये 1500 जो बनाएंगे तो उसमें 20 मिनट लगेगा, क्योंकि इसके बाद 10 मिनट की सफाई होती है। तो इसीलिए ये 10 मिनट हम लोग, क्योंकि हमारा बन जाना है, हमें तो 9000 बना करके फिर भूल जाना है ना, तो कितना देर लगेगा, 170 मिनट में हम लोग 9000 की बना देंगे। और डेफिनेटली ये तो 9000 आपको जो है सो 105 मिनट ही बना लेंगे। लेकिन हमको पेयर बनाने के लिए तो सर 105 आंसर कर दें, कैसे कर देंगे, फिर की भी तो बनाने हैं ना, क्योंकि यहाँ पे पेयर बनानी है, इसीलिए तो हम की पे फोकस कर दिए हैं। ये तो 9000 बनाने में 105 मिनट लगाएंगे, 105 भी नहीं लगाएंगे, 100 मिनट में बना देंगे। लास्ट वाला हम क्लीनिंग को हटा देंगे यहाँ पे। सो द आंसर इज मिनिमम जो टाइम लगेगा 170 लगेगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ने होते हैं, जितने भी इस साल पूछे थे 66 रिपीटेड में वो, बट आप देख के जाएंगे रिपीटेड भी होते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन है ये है log 2x का स्क्वायर माइनस 6 log 2x प्लस 2, ठीक है, y इज इक्वल टू। नाउ इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, log 2x को t मान लेते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा सर, सो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12 हो गया। सो ये हो गया, तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 12 हो गया। एक चीज़ और इसमें दिया है कि x टू द पावर y इज इक्वल टू 256, टेकिंग log 2 लेते हैं हम लोग, log बेस 2 हम लोग ले लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, log 2x टू द पावर y इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 256। सो y log 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 256 को 2 का पावर 8 होता है, तो ये 8 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 का पावर 8 होता है, फिर बेस और log
a और a की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे log 2 2 टू द पावर 8, सो 8 log 2 2 हो जाएगा। तो दोनों पेस और ये सेम है, तो ये सिर्फ 8 ही बच जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 लिखे हैं। log 2x को हमने t माना है, सो yt इज इक्वल टू 8, सो कैन आई राइट y इज इक्वल टू 8/t। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 8/t इज इक्वल टू t² माइनस 6t प्लस 12, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं TQ माइनस 6t² प्लस 12t इज इक्वल टू 8, सो TQ माइनस 6t² प्लस 12t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये होता है t माइनस 2 का क्यूब होता है, इसका होता है विच इज़ 0, सो t बराबर 2 है ना। सो t बराबर 2 है, इसका मतलब log 2x बराबर 2, मतलब x का वैल्यू 2 का पावर 2 विच इज़ 4। log को अगर आपको तोड़ने आता होगा तो सिर्फ एक सॉल्यूशन इसका होगा। आपसे पूछ रहा है ना कि इसमें x की क्या वैल्यू होती है, x का एक ही सॉल्यूशन होगा। a माइनस बी का क्यू का फार्मूला आपको पता होगा, इट्स a माइनस बी का क्यू क्या होता है, AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसके फार्मूला पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहुत ही ये आपको 12 के लेवल में पढ़ते थे, 11 12 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x का पावर 6 है, तो इसमें क्या होगा तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें होता है कि TR प्लस 1, रट्टा मार लीजिए, नहीं पढ़ा है तो 6CR x टू द पावर 6 माइनस R, और ये जो टर्म होती है तो 1/x टू द पावर R। अगर आपको ये x माइनस 1/x होता तो -1 टू द पावर कर देते हैं, -1/x टू द पावर कर देते हैं, ठीक है ना। तो सर क्या है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ठीक है, 2 मिनट रुकिए, सब समझ में आ जाएगा। x टू द पावर 6 माइनस R इंटू x टू द पावर माइनस R लिख सकते हैं। सो क्या हम लिख सकते हैं 6CR x का पावर 6 माइनस 2R। यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि व्हाट बी द कांस्टेंट टर्म, तो कोई भी टर्म कांस्टेंट है मतलब x का पावर कुछ नहीं है, मतलब कॉफिशिएंट जो होगा, जैसे x² है तो x² ये कांस्टेंट तो है नहीं, x अगर किसी में लगाओ 4x² प्लस 5x और प्लस 6 है, सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म जहाँ पे x का पावर 0 है, कुछ नहीं है। सो कॉफिशिएंट ऑफ x जो है सो 0 होना चाहिए। समझ में आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि x टू द पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो x टू द पावर में कुछ नहीं होगा तो ये 0 होना चाहिए, तो 6 माइनस 2R इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 6 इज इक्वल टू 2R, सो R इज इक्वल टू 3 होगा आपको आंसर। R इज इक्वल टू 3 होगा। तो व्हाट इज द कॉफिशिएंट, दिस इज द कॉफिशिएंट। अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि x के पावर 2 का कॉफिशिएंट क्या होगा, x² का क्या होगा, तो 6 माइनस 2R, देखिए समझिए, बराबर 2 लिखते है ना, और 2R इज इक्वल टू हो जाता 4, R की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 6C2 जो होता वो कॉफिशिएंट होता। यहाँ पे R की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0 पूछा है, R की वैल्यू 3 होगी, तो 6C3 की वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये आपको आंसर आएगा 20 आएगा आपको, क्योंकि 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 होगा, सो 20 इज द आंसर। टफ है बट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट वट एवर यू डू ऑलवेज गिव 100% अनलेस यू आर डोनेटिंग ब्लड। ब्लड आप 100% नहीं दे सकते हो, बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, गिव योर 100%। सो थैंक यू all for watching. You can get the PDF and few questions on the Telegram channel. So again, thank you. We'll meet in the next class.